तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इज़ रिस्पेक्टेबल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिकली इसमें सेल के बारे में बताया गया है कि सेल के बारे में ही बताया गया है इसमें। तो सेल क्या होती है वह जान लेते हैं सबसे पहले। तो सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर बनी है, तो उसकी स्ट्रक्चर यूनिट क्या हुई? ब्रिक्स। इसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वह सेल से मिलकर बने होते हैं, तो उनकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हुई? सेल। तो इसी तरीके से जो जैसे बिल्डिंग में ब्रिक्स से मिलकर बने होते हैं, इसी तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे सेल से मिलकर बने होते हैं। इसमें भी एक कोशिकीय जीव होते हैं और बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनके बारे में हम आगे बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कॉर्क सेल की डिस्कवरी। कॉर्क सेल एक डेड सेल होती है और इन्होंने अपने सेल डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से करी थी, जो इतना अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं था। तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें कुछ ऐसा छोटा छोटा प्रकोष्ठ सा दिखाई दिया। ऐसा उन्होंने इसका उन्होंने इन्हें यह स्ट्रक्चर हनीकॉम की तरह दिखाई दिया, मधुमक्खी के छत्ते की तरह, हनीकॉम की तरह दिखाई दिया, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। तो उन्होंने इसका लिटिल रोम नाम रख दिया। फिर इसी से इसका सेल नाम पड़ गया, क्योंकि सेल का अर्थ लैटिन लैंग्वेज में लिटिल रोम ही होता है। तो फिर उसके बाद आगे आए ल्यूएन हुक ने 1674 में फ्री लिविंग सेल पॉन्ड वाटर में फाउंड की और आपके इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से फाउंड की। तो ठीक है। अब फिर आगे आए रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस फाउंड किया 1831 में। ठीक है। फिर 1839 में पुरकिंजाई, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म फाउंड किया। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को मिला दे तो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो प्रोटोप्लाज्म बेसिकली एक फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल है। फिर उसके बाद सेल्डन 1838 में, शेवन आए 1839 में, उन्होंने सेल थ्योरी बनाई। सेल थ्योरी क्या थी कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब प्रत्येक जंतु या फिर जीवित जंतु कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। फिर उसके आगे विर्चो आए। फिर विर्चो ने बताया एक्सपेंड करते हुए सेल थ्योरी को कि प्रत्येक कोशिका अपने प्री एग्जिस्टिंग कोशिका से मिलकर बनी होती है। जैसे कोई सेल है, सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर धीरे धीरे सेल डिवाइड्स होती है। तो इसी तरीके से जैसे फिर सेल्स पूरी डिवाइड होती है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस के बारे में भी हम आगे बातें करेंगे। फिर अब आता है सेल में क्या क्या कंटेन होते हैं। तो सेल का एक ड्राइंग बना देता हूँ। सबसे पहले इसमें सबसे बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन, सबसे बाहर की लेयर में सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सबसे बाहर में सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। प्लांट में सबसे बाहर सेल वॉल ही होती है और फिर उसके बाद बीच में होता है न्यूक्लियस। फिर उसके बाद में यहाँ जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। फिर इसमें बीच में जो ऑर्गेनल्स होते हैं उन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। इस पार्ट में बेसिकली हम न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और यह बहुत फ्लेक्सिबल होती है और प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। उसे सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? देखिए, ये जो मेम्ब्रेन है तो यह कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देती है। इसी खासियत से इसे सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब उसमें भी दो तरह की होती हैं, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि यह हमेशा
जैसे इसका आदान प्रदान करती है तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन करती हैं, मतलब जहाँ कम होगा उससे ज़्यादा से कम की तरफ। जैसे यहाँ CO2 की मात्रा ज़्यादा है, इसके मुकाबले यहाँ कम है, तो यह इस तरफ फ्लो करेगा। और अगर यहाँ पे CO2 की मात्रा कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो यह इस तरफ फ्लो करेगा। अब इसमें भी डिफ्यूज़न्स और ऑस्मोसिस होते हैं। डिफ्यूज़न तो मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही होता है कि गैसेस का एक्सचेंज, और ऑस्मोसिस एक्सचेंज ऑफ वाटर होता है। पर इसमें भी एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस होते हैं। अब एंडो ऑस्मोसिस क्या होता है? एंडो ऑस्मोसिस तब होता है जब पानी की मात्रा यहाँ पे अंदर कम हो और बाहर ज़्यादा हो, तो वो बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करेगा, आउटसाइड टू इनसाइड, तो इसे एंडोऑस्मोसिस कहेंगे। और अगर अंदर ज़्यादा हो और बाहर कम हो, तो यह अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करेगा, इसे कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। अब चलिए इसमें आगे आता है टॉपिक एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के बारे में बताऊं तो यह एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और जो ऑस्मोसिस था उसमें इतनी नहीं पड़ती थी। पर इसकी डेफिनेशन भी क्लियर कर लेते हैं। यह समझने के लिए डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनटू फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब जैसे कोई सेल है, बाहर से कोई पदार्थ अपने अंदर लेना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। जैसे यहाँ पे कुछ पदार्थ है तो अपनी तरफ ले लिया, उसे एंडोसाइटोसिस कहलाएगा, और इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, सेल वॉल। अब सेल वॉल मेनली सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। अब सेलुलोज कॉम्प्लेक्स जटिल सब्सटेंस पदार्थ है जो पौधों को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब आगे बात करेंगे प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। प्लाज्मोलाइसिस एक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका अपना पानी खोती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अपना पानी खोती है, पर एक बात और है कि यह सिर्फ लिविंग सेल में ही काम करेगा। लिविंग सेल में अगर ये डेड सेल रख दें, जैसे डेड सेल हुई, डेड सेल पहले पत्तियों को पानी में उबाल लिया, फिर डाला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो वह अपना पानी नहीं खोएगी, वह वैसी रहेगी। पर अगर सीधा डाल दिया मतलब जीवित कोशिका का, तो फिर वो वह पानी खो देगी। तो अब इसी के बाद हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक के बारे में बात कर लेते हैं। हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। अब हाइपोटोनिक जैसे कोई सेल है, एनिमल सेल, उसे अगर हाइपोटोनिक में रखा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो वह फूल जाएगी, पानी अब्जॉर्ब कर लेगी। और अगर हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है तो वह श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और अगर हमने उसे आइसोटोनिक में रखा है तो वह सेम ही रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियर हमेशा डबल मेम्ब्रेन होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होती है और छिद्र जैसे जिसमें छिद्र होते हैं, और यह कुछ मटेरियल ट्रांसफ़र करने में मदद करती है न्यूक्लियस के अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ, जो साइटोप्लाज्म है। ठीक है। और न्यूक्लियस, और इसमें भी प्रोकार्योटिक और यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकार्योटिक जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और यूकैरियोटिक जिनमें होती है, उनके बारे में भी हम आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसमें एक और चीज़ है न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो तब दिखाई देते हैं जब सेल्स डिवाइड्स करती हैं। और क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है, जो बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर। डीएनए तो आपने कहीं देखा ही होगा। डीएनए
तो इस डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में जीन्स कंटेन होते हैं, जीन्स की ये स्पेलिंग शायद सही नहीं है, जीन्स कंटेन होते हैं जो इनहेरिटेंस में मदद करते हैं। मतलब आपने ये तो देखा होगा कि ऐसा कहते हैं कि उसका रंग उसकी मम्मी पे गया है, तो मतलब उसके मम्मी पापा के कुछ कैरेक्टर उसके बच्चों में भी दिखाई देते हैं, तो उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। अब आगे प्रोकार्योटिक और यूकैरियोटिक में अंतर देख लेते हैं। अब प्रोकार्योटिक जनरली स्मॉल होते हैं, 1 से 10 माइक्रोन होते हैं, और ये यूकैरियोटिक सेल लार्ज सेल होती है, 5 से 100 माइक्रोन तक होता है। फिर न्यूक्लियर रीजन प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियोइड कहा जाता है, और यह कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरी हुई नहीं होते। और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एक न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। प्रोकार्योटिक में एक ही सिंगल क्रोमोसोम्स पाया जाता है, प्रेजेंट है यहाँ पर, ये क्रोमोसोम्स पाया जाता है, और इसमें 1 से ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो इसमें न्यूक्लियोलाइसिस प्रेजेंट होता है, यूकार्योटिक में प्रेजेंट होता है, और इसमें अब्सेंट होता है प्रोकार्योटिक में। प्रोकार्योटिक में अब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल मतलब कि ये कि कुछ पदार्थ को अंदर बाहर आने जाने देते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, तो इसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स कहते हैं। तो इसमें प्रोकार्योटिक में नहीं होती और यूकैरियोटिक में होती है। तो अब आगे की सेल्स, इसमें सेल्स डिवाइड होती है प्रोकार्योटिक में, ये फिजन और बडिंग के जैसे होती है, माइटोसिस कुछ नहीं होता। और इसमें यूकैरियोटिक में सेल्स डिवाइड माइटोटिक एंड मियोटिक होता है। तो इसके बारे में अभी थोड़ा सा बता दूं, इसके बारे में आगे हम पूरी चर्चा करेंगे। तो माइटोटिक जो होता है मतलब वह बराबर बराबर 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जैसे 4 हैं तो यह 2-2 में बढ़ जाएंगे। और अगर मियोटिक है तो वह जैसे ये 6-8 हैं, तो पहले 4-4 में बटेंगे, फिर 4-4 में, फिर उसके बाद 2-2, ऐसे 4 बढ़ जाएंगे, तो इसे मेयोटिक कहते हैं। तो चलिए अपने लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब प्लांट सेल क्या होता है, देखो इनमें अंतर करना है हमें। तो सेल वॉल जो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर होती है, ये इसके सबसे बाहर होती है सेल वॉल। सेल वॉल ये है, इसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में जनरली रेगुलर इन शेप होते हैं, कि इसमें एक ही रेगुलर शेप होता है, पर इसमें इरेगुलर शेप होता है एनिमल सेल में। और प्लांट सेल में प्लांट सेल एनिमल सेल के मुकाबले बड़ी होती है, और एनिमल सेल प्लांट सेल के मुकाबले छोटी होती है। प्लास्टाइड्स आर प्रेजेंट, यानी प्लांट सेल में प्लास्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल सेल में प्लास्टाइड्स अब्सेंट होते हैं, एक्सेप्ट करके यूगेलिना को, ठीक है। अब इसमें जो प्लांट सेल में परमानेंट और लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, परमानेंट और लार्ज, इसमें जैसे कि ये सेल है तो इसमें परमानेंट और लार्ज वैक्यूल स्टोर करने के लिए वो बहुत बड़ा वैक्यूल होते हैं, पर एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता। एनिमल सेल में छोटे छोटे ये ऐसे वैक्यूल होते हैं, और ये टेम्परेरी और छोटे होते हैं। तो हमने आज इसके बारे में चर्चा कर ली, बस एक टॉपिक बचा है सेल ऑर्गेनेल्स का, उसे हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो को पसंद आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियो जाननी है, नॉलेज बढ़ानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।